अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है रेप्टाइल्स के बारे में। एम्फीबियंस, फिशेस और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नए हैं तो गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट है, समझ तो गए होगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसमें है एवोल्यूशन या फिर आप एवोल्यूशनरी प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, प्रॉस्पेक्टिव्स, ठीक है, या फिर आप बात करो कि एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, कि रेप्टाइल्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, देखो जो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि ये इनमें क्या मौजूद होती है, एमनियोटिक एग मौजूद होती है। ठीक है, तो ये इस बेस पे हम इन्हें क्या कहते हैं, एमनियोट्स कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ स्टार्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, रेप्टाइल्स को हम क्या कहते हैं, एमनियोट्स कहते हैं। ठीक है, नहीं रेप्टाइल नहीं, वैसा तो मतलब सबको रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एमनियोट्स बोलते हैं। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनमें क्या मौजूद होती है, एमनियोटिक एग मौजूद होती है। एमनियोटिक एग मौजूद होती है। ठीक है, मतलब ये कि अब वो जो एग है ना, ठीक है, एग के इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, एमनियन मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, इस बेस पे हम उसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक एग कहते हैं। ठीक है, एमनियोटिक एग बोलते हैं। ठीक है, अब उससे पहले मैं मतलब ये कि एमनियोट्स को डिस्कस करने से पहले एमनियोटिक एग की चंद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसकी पहली ये एमनियोटिक एग का क्या काम होता है कि ये प्रोटेक्ट फ्रॉम डेजिकेशन। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेजिकेशन। ठीक है, फ्रॉम डेजिकेशन। ठीक है, और उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर वेस्ट मटेरियल, और इसके अलावा जो ना इसका क्या काम होता है कि प्रमोट द गैस ट्रांसफ़र। ठीक है, प्रमोट द, आई होप नज़र आ रहा होगा अच्छी तरह से, गैस ट्रांसफ़र। ठीक है, और उसके अलावा एक और है जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन द एम्ब्रियो। अब इसका क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि स्वेलिंग हो जाना, एम्ब्रियो का फूलना। ठीक है, फूलना। ठीक है, और उसके अलावा जो ना क्या क्या होता है कि हार्ड या लेदरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है चंद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। ठीक है, आप टर्टल की बात कर लो, वहाँ क्या करता है कि इसका क्या काम होता है, एक हार्ड या लेदरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, शेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्ड एंड लेदरी स्ट्रक्चर, ये शेल की बात कर लो। ठीक है, और उसके अलावा इनमें मतलब ये कि एमनियन मौजूद होती है। ठीक है, एमनियन नहीं, सॉरी, इनमें एल्बुमिन मौजूद होती है एग में, एल्बुमिन। अब एल्बुमिन्स के उन्होंने मुख्तलिफ 2-3 काम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये भी बोला है कि प्रोवाइड न्यूट्रेंट्स। ठीक है, एल्बुमिन जो कि एम्ब्रियो को क्या करता है, मॉइस्चर भी करता है। ठीक है, जो कि उस वो भी क्वेश्चंस के ज़मरे में आ जाता है। ठीक है, कि प्रोवाइड न्यूट्रेंट्स टू द एम्ब्रियो। ठीक है, न्यूट्रेंट्स, और उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ये यॉक के बारे में। ठीक है, यॉक के बारे में। ठीक है, अब यॉक है, यॉक का क्या काम होता है, ठीक है, वो फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। तो ये वो चंद प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, एमनियोटिक एग की प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, अब देखो एमनियन में मोस्टली कौन कौन से आ जाते हैं, या एमनियोट्स में कौन कौन आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, जो क्या नाम है, बर्ड्स आ जाती हैं, मैमल्स आ जाती हैं, और उसके अलावा चंद एम्फीबियंस भी और चंद
फिशेस भी मतलब ये कि एमनियोटिक एग पोजेस करते हैं, ठीक है। इस बेस पे हम उन्हें एमनियोट्स कहते हैं, ठीक है। चंद की बात हो रही है, ज़्यादा नहीं बात हो रही। अब यही जो उनका एमनियोटिक एग है वो उनको नॉन एमनियोट से, मतलब ये कि रेप्टाइल्स को नॉन एमनियोट से क्या करता है, सेपरेटेड करता है, ठीक है। उन्हें डिफरेंस करता है, डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। अब उसके बाद एमनियोटिक एग की बात तो हमने कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एमनियोट्स कहाँ से राइज हुए हैं, ठीक है। हम उनकी एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम किसको डिस्कस करने चल रहे हैं, एमनियोट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो एमनियोट्स हैं यानी उनकी एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन कब, इर्तिका कब हुई, ठीक है। तो एमनियोट्स, ठीक है, वो क्या हुए हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एमनियोट्स एक्चुअली इनके मतलब ये कि ये इराइज कहाँ से हुई हैं, एम्फीबियन से इराइज हुई हैं, ठीक है। अब कहाँ से इराइज हुई हैं, एम्फीबियन से इराइज हुई हैं, ठीक है। अब एम्फीबियन से कब इराइज हुई हैं, तकरीबन मैं यहाँ लिख लेता हूँ 340 मिलियन ईयर्स इगो, ठीक है, 340 मिलियन ईयर्स इगो। और उस दौरान जो पीरियड था, जो ड्यूरेशन था, मतलब कि कौन सा दौर था, कौन सा एरा था, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कार्बो, ठीक है, फेरिनस, कार्बोफेरिनस पीरियड था, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अर्ली परमियन एरा था, ठीक है। मतलब ये कि कार्बोफेरिनस ख़त्म होने वाला था और यानी जो ये परमियन एरा था वो क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद ये ऐसे मतलब ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि एमनियोट्स 340 मिलियन ईयर्स इगो दरियाफ्त हुए हैं एम्फीबियन से, ठीक है। अब उसके बाद मतलब ये कि कोई इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक इनकी एवोल्यूशन में हमारे पास डेट की फिक्सेशन का कोई पता नहीं है कि कब डेट्स हुए, कब डेट्स नहीं हुए, ठीक है। अब उसके बाद एक एमनियोट्स है, ठीक है, एमनियोट्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसल एमनियोट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं उसका मतलब एक स्पीशीज़ का नाम है, ठीक है, बेसल एमनियोट्स। अब ये जो बेसल एमनियोट्स है, ठीक है, ये इसको हम मोस्टली स्मॉल लेजर्ड भी बोलते हैं, स्मॉल लेजर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बेसल एमनियोट्स है, ठीक है, ये किससे इराइज हुआ है, किससे मतलब बना है, ठीक है, वो है रिप्टाइलोमॉर्फा से, रिप्टाइलोमॉर्फा, ठीक है, एम्फीबियंस का मतलब ग्रुप है, ठीक है, रिप्टाइलोमॉर्फा, ठीक है, ये क्या है, एम्फीबियंस का ग्रुप है। अब ये रिप्टाइलोमॉर्फा से क्या इराइज हुए, ये वाले बेसल एमनियोट्स इराइज हुए, और ये कब इराइज हुए थे, तकरीबन 312 मिलियन ईयर्स इगो, ठीक है। इनके मतलब ये कि इनकी एज में, इनके डेट में थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि व्हाट वर द फर्स्ट एमनियोट्स, आपने जब सर्च करना है तो वो आपको क्या मिलेंगी, बेसल एमनियोट्स मिलेंगी, ठीक है, बेसल एमनियोट्स मिलेंगी जो कि रिप्टाइलोमॉर्फा से इराइज हुई थी। और कब इराइज हुए थे, 312 मिलियन ईयर्स एगो। आज अभी गूगल पे सर्च कर लें तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो जो एमनियोट्स होते हैं, ठीक है, एमनियोट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एमनियोट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब पहला ग्रुप कौन सा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, सेनप्सिडा, आप ऐसे बोल लो, सेनप्सिड्स या सेनप्सिडा, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, सूरो या सूर्योपसीडा, ठीक है, सूर्योपसीडा। अब देखो इसमें जो सेनप्सिडा है इसमें कौन आ जाते थे, ठीक है, आप मैमल्स की बात कर लो, इसमें क्या आ जाते हैं, मैमल्स, ठीक है। मैमल्स के अलावा जो मतलब मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स भी आ जाते थे, ठीक है, मैमल्स लाइक रेप्टाइल। आई होप नज़र आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ से, ठीक है। अब ये जो मैमल्स लाइक रेप्टाइल हैं ये क्या हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, सिर्फ हमारे पास क्या है, इसमें मैमल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब उसके बाद सूर्योपसीडा है, ठीक है। अब सूर्योपसीडा में क्या आ जाते थे, रेप्टाइल्स आ जाती थी, ठीक है, रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स के अलावा इसमें क्या आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स के अलावा क्या आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, इस सेनप्सिडा को हम थेरियोपसीडा भी कहते हैं, ठीक है,
थेरो या थेरापिसीडा, ठीक है, थेरापिसीडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब मज़ीद ये जो आपका सूर्यपसीडा है, इसको मज़ीद दो मतलब आगे लिनिएज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है एनापसीडा और दूसरा क्या है डायापसीडा। अब आपका जो एनापसीडा है, ठीक है, वो किस पर मुश्तमिल होता है मोस्टली जो ना, इसमें टर्टल्स की बात कर लो, ठीक है, टर्टल्स और एक्सटेंट जो रेप्टाइल्स होती हैं, ठीक है, एक्सटेंट रेप्टाइल्स आ जाती हैं। मोस्टली इसमें क्या आ जाता है, टर्टल आ जाता है, लेकिन वो कहते हैं मोस्टली फिर इसको भी मतलब एनापसीडा को भी हम डायापसीडा में इंक्लूड कर देते हैं। इसमें भी मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब मतनाज़ात हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसे समझो सेंस टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद जो डायापसीडा होता है, ठीक है, इसमें बाकी जितने भी आपके लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, लिजर्ड, स्नेक्स और टर्टरा, ठीक है, क्रोकोडाइल वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ सिंपली लिख लेता हूँ, ठीक है, स्नेक्स, लिजर्ड, ठीक है, टर्टरा, ठीक है, टार्ट्रोज और क्रोकोडाइल वगैरह इसी में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो मज़ीद डायापसीडा है, इसको मज़ीद दो कैटेगरीज और में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब उसमें पहला क्या है, ठीक है, वो है आर्चियो, ठीक है, आर्कियो या आर्चियो सूर्या, ठीक है, या आर्कियो सुरोमार्फा भी बोलते हैं, आर्कियो या आर्चियो सुरोमार्फा भी बोलते हैं, ठीक है, या आर्चियो सूर्या भी बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, लेपिडोसूर्या, या इसे लेपिडोमॉर्फा भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो आर्कियोसूर्या है, ठीक है, इसमें डायनासोर्स आ जाते हैं, ठीक है, और क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, ठीक है, इसी तरह जो ना मुख्तलिफ़ किस्म के एक्थियोसूर्या आ जाते हैं, ठीक है, टेरियोसूर्या आ जाते हैं, ठीक है। मैं चलो यहाँ लिख भी लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें ना होंगी शायद आपके लिए, यहाँ लिख देता हूँ, ये टेरियोसूर्या, ठीक है, एक्थियोसूर्या, ठीक है। इसी तरह से क्रोकोडाइल आ जाते हैं, डाइल्स, मॉडर्न क्रोकोडाइल्स, और इसी तरह से आपके एलिगेटर्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। एलिगेटर्स के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है, एलिगेटर्स वगैरह ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है लेपिडोसूर्या में आपके सिंपली यही जो स्नेक, लेजर्ड, टर्टरास, ठीक है, और उसके अलावा बर्ड्स, ठीक है, वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ चलो लिख लेता हूँ, ठीक है, स्नेक, लेजर्ड, ठीक है, और रेप्टाइल्स तो ये खुद ही हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स, स्नेक, लेजर्ड, बर्ड्स भी इसी में आ जाती हैं, ठीक है। इस कैटेगरीज में हम बात करें ना, डायापसीडा में बर्ड्स भी आ जाती हैं, ठीक है, आगे जाके इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब ये तो मतलब था कि हमारे पास एमनियोट्स किस तरह के, दो तरह के होते हैं, एक होता है सिनेप्सीडा और दूसरा होता है सूर्यपसीडा, और सूर्यपसीडा को दोबारा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एनापसीडा और दूसरा होता है डायापसीडा। अब ये जो ये एनापसीडा और जो डायापसीडा है, इनको स्कल की बेस पे, ठीक है, स्कल के स्ट्रक्चर की बेस पे, या फिर आप बात करो टेम्पोरल फेनिस्ट्रे की बात करो, ठीक है, जो कि स्कल पे मौजूद एक ओपनिंग है, ठीक है, तो उसकी बेस पे इनको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ दोबारा रेस कर लेता हूँ इसको और दोबारा आप लोगों को मतलब ये शो करवाता हूँ, ठीक है, इनके मतलब स्ट्रक्चर स्कल के जो मतलब मौजूद होते हैं, ठीक है। हो गया रेस, चलो ठीक है। अब मतलब ये कि जो एमनियोट्स थे या जो इनके सिनेप्सीडा, जो तीन कैटेगरीज थे, ठीक है, एक कौन सा था, सिनेप्सीडा, ठीक है, सिनेप्सीडा, ठीक है, दूसरा कौन सा था, एनापसीडा, ठीक है, और तीसरा कौन सा था हमारा, डायापसीडा, ठीक है।
अब जो सनफसीडा, डायपसीडा या एनाफसीडा, ये किसकी बेस पे इनको डिवाइड किया गया, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि इनको इनके जो स्ट्रक्चर ऑफ स्कल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्कल और किसकी बेस पे, टेम्पोरल फेनेस्ट्रे की बेस पे, ठीक है, फेनेस्ट्रे की बेस पे, ठीक है। अब टेम्पोरल फेनेस्ट्रे एक्चुअली ऐसा समझो कि एक होल है, एक ओपनिंग है जो कि उनकी आइज़ के पीछे की तरफ मौजूद होती है। इस तरफ इमेज भी देख लें, ठीक है, कि उनके जो आइज़ हैं उनके पीछे की तरफ मौजूद होता है, ठीक है। अब जो सनफसीडा है इनमें एक मतलब ये टेम्पोरल फेनेस्ट्रे मौजूद होता है। कितने टेम्पोरल फेनेस्ट्रे मौजूद होते हैं, एक मौजूद होता है, ठीक है। और जो एनाफसीडा है उसमें मतलब ज़ीरो, कोई ऐसा जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रे वो नहीं पाया जाता। और जो डायपसीडा है उनमें क्या पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सनफसीडा में मैमल्स आ जाती हैं, ठीक है, मैमल्स और मैमल्स लाइक रेप्टाइल, ठीक है। एनाफसीडा में टर्टल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी डायपसीडा है इसमें स्नेक, लिजर्ड, ठीक है, और मतलब ये कि जैसे कि स्नेक, लिजर्ड और बर्ड्स इसमें आ जाती हैं, ठीक है। स्नेक, लिजर्ड और बर्ड्स इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि एक होता है क्लेडिस्टिक एनालिसिस, ठीक है, मतलब ये कि उनके इर्तिका को एक क्लेयर की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में उनको क्या किया जाता है, मतलब लिखा जाता है, एक शो किया जाता है, ठीक है, उनको एक लिनिएज शो की जाती है, ठीक है। अब उसमें क्लेडिस्टिक एनालिसिस कहता है, चूँकि इसमें आपके जो मतलब मैमल्स में यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, जो मैमल्स हैं, ठीक है, या बर्ड्स हैं, पहले मैं आपका क्लेडिस्टिक एनालिसिस वो लिख लूँ, ठीक है, क्लेडिस्टिक एनालिसिस, ठीक है। जो क्लेडिस्टिक एनालिसिस है वो ये कहता है कि आपके जो मतलब मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स या फिर हैं बर्ड्स। अब ये बर्ड्स और मैमल्स, इनके जो इंसेस्टर हैं, इनके जो क्लोजेस्ट इंसेस्टर हैं, ठीक है, ये किसके डिसेंडेंट है, रेप्टाइल्स के डिसेंडेंट है, तो इनको इनके ही ग्रुप में रखना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहते हैं, क्लेडिस्टिक एनालिसिस क्या कहता है कि जो मैमल्स या बर्ड्स हैं इन सब के मतलब पेरेंट्स या इन सब के इंसेस्टर कौन है, रेप्टाइल्स हैं, तो इनको रेप्टाइल्स के लिनिएज में ही रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स कहता है, ठीक है, एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स क्या कहता है, ठीक है। अब वो कहता है कि इसमें मतलब आप बर्ड्स हों या फिर हों मैमल्स, इनमें और भी एडवांस करैक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ठीक है, बनिस्बत किसके, रेप्टाइल्स के, ठीक है। रेप्टाइल्स की बनिस्बत मैमल्स में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप हेयर्स की बात करो, ठीक है, हेयर स्किन की बात करो, इसी तरह से आप मेमोरी ग्लैंड्स की बात करो, या मैमल्स के एंडोथर्मी की बात करो, ठीक है, उनके मॉर्फोलॉजिकल, उनके फिजियोलॉजिकल या उनके बिहेवियरल, उनके करैक्टरिस्टिक्स की बात करो तो वो वेरी वेल डेवलप्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स, ठीक है। वो रेप्टाइल से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको एक अलहदा क्लास में रखा जाए, ठीक है। अब देखो ये जो आपके क्लेडिस्टिक्स एनालिसिस है या फिर आपका जो ये एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स है, इनके दरमियान में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, या जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद से मज़ीद क्या करें, एवोल्यूशन लाएं, ठीक है, मज़ीद से मज़ीद मतलब फॉसल्स डेवलप करें, उनको स्टडी करें, और एक एक्यूरेट मतलब ये कि हमारे पास अभी 100% एक्यूरेट नॉलेज नहीं है, ठीक है, इस बारे में वो कोशिश कर रहे हैं, और भी मतलब मज़ीद इसमें जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, ठीक है, या आर्कियोलॉजिस्ट हैं या पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को मज़ीद डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब ये कि इनमें जो मुतनाज़ात हैं वो स्टिल दे आर अवेलेबल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बल्कि था तो मुश्किल, मैंने कोशिश की है कि इसको आसान बनाया, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह हाफिज़।